इस लेक्चर में इंडियन सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की नागरिकता कैसे किस तरह से ली जा सकती है और किस तरह से छोड़ी जा सकती है, यानी कि रिनंसिएट की जा सकती है। न्यूज में देखो अभी इसलिए है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने न्यू गाइडलाइंस जारी की हैं कि इंडिया की सिटीजनशिप को रिनंसिएशन करने का अभी प्रोसीजर क्या है। रिनंसिएशन का मतलब है गिव अप, त्याग देना, छोड़ देना। कि अगर कोई भारत का नागरिक है और वो भारत की नागरिकता को यानी कि सिटीजनशिप को छोड़ना चाहता है तो उसके क्या नियम कानून है, इन नियम कानून में अभी चेंज किया है, बदलाव किया है, इसलिए न्यूज में आया है। इस रेनिशिएशन के प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया है और ही आसान बना दिया है। अगर कोई इंडियंस है, वो छोड़ना चाहता है भारत की नागरिकता और किसी और कंट्री में जाकर रहने लग गया और वहां की नागरिकता उसने ले ली, वहां की सिटीजनशिप, तो फिर उसको छोड़ने में अब आसानी हो जाएगी भारत की नागरिकता को। तो क्या है ये नए रूल? देखो इसमें सिंप्लीफिकेशन ये क्या है कि अब वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है और विद इन द 60 डेज उसका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर वो भारत की नागरिकता छोड़ सकता है और दूसरे भारत की नागरिक मतलब दूसरे इंडिया से बाहर किसी देश की नागरिकता को ले सकता है। तो ये न्यू फॉर्म है जो इसमें, लेकिन ये मैंडेटरी है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन भारत की नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप को छोड़ना चाहता है, रिनंसिएशन करना चाहता है, तो उसको रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि किस कारण से वो छोड़ रहा है। ये कारण इंडिकेट करना पड़ेगा। भले ही ये कहे कि मैं बाहर दूसरे देश में रहना चाहता हूँ और उसकी मैंने नागरिकता लेना चाहता हूँ, तो फिर वो छोड़ सकता है, लेकिन रीजन उसे बताना पड़ेगा, चाहे कुछ भी रीजन है। ये अनिवार्य है, मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी है। और उसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किसके पास करने पड़ेंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। जहां भी जिस स्टेट में वो राज्य में रहता है, उस राज्य की जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रहता है, उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके पास उसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। चाहे वो इंडिया में रहता हो, चाहे वो इंडिया से बाहर रहता हो, उसे सबमिट करने पड़ेंगे। और फाइनल सर्टिफिकेट देने से पहले, जब उसे रिनंसिएशन का, भारत की नागरिकता छोड़ने का फाइनल वो दिया जाएगा सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट देने से पहले उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसे पूछा जाएगा कि हाँ आप किसी के दबाव में तो भारत की नागरिकता नहीं छोड़ रहे हो, उसका ये पूरी जानकारी कलेक्ट की जाएगी उससे। तो देखो ये जो भी गाइडलाइंस हैं अभी जो जारी की हैं, ये जो सिटीजनशिप एक्ट है हमारा 1955 का, इसमें लिखा हुआ है कि भारत की नागरिकता को किस तरह से लिया जाता है और किस तरह से छोड़ा जाता है। तो इसके अनुसार जब भी कोई, मान लो कोई नागरिक है 18 साल से ऊपर है और उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं, और वो भारत की नागरिकता छोड़ रहा है, तो उसने जैसे ही भारत की नागरिकता छोड़ दी तो उसके जो माइनर चिल्ड्रन हैं, माइनर चिल्ड्रन का मतलब है जिनकी आयु यानी कि एज 18 साल से कम है, तो उनकी नागरिकता भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि रिनंसिएट हो जाएगी। मतलब कि जैसे मान लो कोई 30 या 35 साल का आदमी है, औरत है, उन्होंने छोड़ दिया अपनी भारत की नागरिकता, रिनंसिएट कर दी, और उनके बच्चे हैं 5 साल के या 17 साल के या 4 साल के, तो उनकी जो सिटीजनशिप है भारत की, वो भी ऑटोमेटिकली रिनंसिएट हो जाएगी, यानी कि गिव अप हो जाएगी। और देखो इसमें एक कंसर्न है, इसमें ये नहीं बताया गया, यानी कि प्रॉब्लम है, जैसे क्रिटिकली एग्जामिन करना हो आपको इन रूल्स का तो उसमें ये लिख सकते हो। इसमें ये प्रॉब्लम है, इस गाइडलाइंस में जो जारी की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ये नहीं बताया गया कि अगर मान लो एक ही पेरेंट्स छोड़े भारत की नागरिकता, मान लो केवल फादर छोड़े, पिताजी, या माताजी छोड़े, मदर, भारत की नागरिकता, तो फिर भारत के जो पहले रह रहे थे वो भारत की नागरिकता थी, तो उनके जो माइनर चिल्ड्रन थे उनकी नागरिकता डिसॉल्व हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो ये इसमें क्लियर नहीं किया गया है। देखो ये तो क्लियर है कि दोनों पेरेंट्स छोड़ें, माता पिता, तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी माइनर चिल्ड्रन की, जो उसके 18 साल से कम के बच्चे हैं। लेकिन जो अगर एक पेरेंट्स छोड़े, माता या पिता कोई सा भी, तो डिसॉल्व होगी या नहीं होगी, उसकी माइनर चिल्ड्रन की नागरिकता लूज होगी नहीं होगी, ये नहीं बताया है। तो हमारे इंडिया में भारत की नागरिकता अगर किसी को लेनी हो तो किन किन तरीके से ली जा सकती है, सिटीजनशिप किस तरीके से एक्वायर की जा सकती है इंडिया में, ये पहले जानते हैं। देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग 4 तरीके हैं, मेजर मेजर 4 तरीके हैं, एक 5वां तरीका भी है, वो हम लास्ट में समझेंगे कैसे इंडिया की सिटीजनशिप ली जा सकती है। तो पहला तरीका है, सबसे पहला, बाई बर्थ, मतलब जन्म से ही। अगर मान लो कोई सिटीजन, मतलब कोई सिटीजन नहीं है, मतलब अभी एक कोई आदमी है, कोई पर्सन है, उसका जन्म इंडिया में हुआ है,
26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हुआ है, या 26 जनवरी 1950 के बाद किसी का जन्म हुआ है, या फिर 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। यानी कि 26 जनवरी 1950 को जन्म हुआ है उसके बाद, और 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हुआ है, तो उसको क्या है, चाहे वो किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का नागरिक हो, अगर उसका जन्म यहाँ पे हुआ है, उसके माता पिता किसी की भी देश की नागरिकता लेके रखे हो, तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन ये समय तो निकल गया, फिर इस समय के बाद जो जन्म ले रहे हैं वो देखो, अब आओ 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 से पहले। ये कंडीशन ये है कि अगर कोई जन्म लेता है पर्सन इंडिया में, और उसका कोई भी एक पेरेंट्स उसका भारत का नागरिक है, माता हो या पिता हो, तो उसे दी जा सकती है बर्थ के रूप पे। यानी कि उसने जन्म लिया है इंडिया में, मान लो कोई आ गया है यहाँ पे घूमने, उस टाइम पे उसके एक माँ बाप, कोई भी माता पिता भारत का नागरिक है, सिटीजनशिप है उसके पास, तो उसके बच्चे को दी जा सकती है भारत की नागरिकता। लेकिन 2004 भी चला गया, तो अब कंडीशन क्या है? अब कंडीशन ये है, जो 2 दिसंबर के बाद, यानी कि 3 दिसंबर से लेके और उसके बाद का टाइम, 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई भारत में जन्म लेता है, तो उसका एक माता पिता, कोई भी माता हो या पिता हो, एटलीस्ट उनके पास भारत की सिटीजनशिप होनी चाहिए। लेकिन दूसरा जिसके पास सिटीजनशिप नहीं है, देखो अगर दोनों के पास भारत की सिटीजनशिप है तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा अगर भारत में जन्म लिया है। अगर एक के पास भी सिटीजनशिप है, दूसरे के पास नहीं है, तो भी देखो दूसरा बंदा सिर्फ इलीगल इमाइग्रेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि मान लो माता के पास भारत की नागरिकता है और पिता के पास नहीं है, तो पिता इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि वो अवैध तरीके से इंडिया में नहीं घुसा हो, उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो और वीज़ा लेके आया हो इंडिया में, ऐसा नहीं हो बिना वीज़ा के घुसा हो, तो तब उसके बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये तो है बर्थ के अकॉर्डिंग, जब भारत में जन्म होता है किसी बच्चे का। अगर मान लो भारत से बाहर जन्म होता है, तो उसे बोलते हैं बाई डिसेंट। ये बाई डिसेंट के जरिए नागरिकता दी जाती है। यानी कि अगर मान लो 26 जनवरी 1950 को जन्म हुआ है या उसके बाद जन्म हुआ है भारत से बाहर, और उसके पिताजी, उसके फादर इंडिया के सिटीजन हैं, तो उसको दी जा सकती है। लेकिन ये समय चला गया, तो अब इस टाइम के बाद 10 दिसंबर 1992 को जन्म हुआ है उससे बाद, या 3 दिसंबर 2005 से पहले जन्म हुआ है, तो उसका एक पेरेंट्स, माता या पिता कोई भी भारत का नागरिक है, तो उसे सिटीजनशिप दे दी जाएगी, भले ही वो भारत से बाहर जन्म लिया है किसी भी देश में। अब ये समय भी चला गया, तो 3 दिसंबर 2004 के बाद का ये क्राइटेरिया, यानी कि फिलहाल का, प्रेजेंट का, कि अगर कोई मान लो भारत से बाहर जन्म लेता है किसी भी देश में, फ्रांस में, यूएसए में, यूके में, किसी भी देश में, तो क्या है, उसका पेरेंट्स, उनके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए, या फिर देखो उन पेरेंट्स के पास वो डिक्लेयर करें कि माइनर जो, यानी कि जो बच्चा उनका जन्म लिया है वो किसी और देश का पासपोर्ट उसके पास नहीं है। यानी कि जो बच्चे ने जन्म लिया किसी और देश का, यानी कि यूके में जैसे जन्म लिया, तो यूके का उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं है और वो किसी और कंट्री का नागरिक नहीं है, और उसे विद इन द 1 ईयर, उनके माता पिता को विद इन द 1 ईयर, जो जैसे यूके में भारत के एम्बेसडर हैं, जैसे कंसुलेट होते हैं, हम भेज देते हैं, जो इंडियन फॉरेन सर्विस होती है हमारी, वो कंसुलेट बैठे रहते हैं, तो वहाँ 1 साल के अंदर अंदर, जब भी बच्चे का जन्म हुआ है 1 साल के अंदर अंदर वो जाके रजिस्टर कराएंगे कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए अपने बच्चे के लिए, तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब तीसरा ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन से। अगर मान लो भारत में जन्म नहीं हुआ या भारत से बाहर जन्म नहीं हुआ और भारत के उसके माँ बाप क्या है, नागरिक नहीं है, तो भी लिया जा सकता है रजिस्ट्रेशन के द्वारा। ये रजिस्ट्रेशन से ऐसे ले सकते हैं, अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का है, मतलब उसके मान लो माता पिता रहे हैं इंडिया के, या फिर उसके दादाजी रहे हैं इंडिया से, तो ली जा सकती है उसकी, मतलब भारत की सिटीजनशिप। अगर वो इंडिया में 7 साल से रह रहा हो, तब वो इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है बाई रजिस्ट्रेशन। तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कोई भी इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है। मान लो अनडिवाइडेड इंडिया में वो कर सकता था सिटीजनशिप के लिए अप्लाई, या फिर जब भारत अलग नहीं हुआ था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था भारत से, तो उस टाइम पे वो मतलब रेजिडेंट रहा हो तो अप्लाई कर सकता था। लेकिन प्रेजेंट का सिचुएशन ये है, वो 7 साल से रह रहा हो इंडिया में तो अप्लाई कर सकता है, या फिर उसने
मान लो किसी भारत के नागरिक से शादी कर ली हो, लड़के ने या लड़की ने किसी से शादी कर ली हो और 7 साल से रह रहा हो तो भी कर सकता है। और कोई माइनर चिल्ड्रन है किसी पर्सन का जो सिटीजनशिप के लिए, वो भी अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के जरिए, यानी कि 7 साल का क्राइटेरिया रह रहा हो। अब मान लो रजिस्ट्रेशन के जरिए भी नहीं, 7 साल से नहीं रह रहा हो, तो कैसा, मतलब और क्या तरीके हैं? ये तो हो गया। देखो, जब कोई रजिस्ट्रेशन से मेनली इसमें ये आता है जब कोई शादी करता है हमारे इंडिया के सिटीजन से, लड़का हो या लड़की। अगर ये भी ना हो तो कोई चौथा मतलब ऑप्शन है, वो चौथा ऑप्शन है बाई नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में पीरियड है 12 साल का। अगर कोई आदमी 12 साल से हमारे देश में रह रहा है, भले ही उसने इंडिया के किसी सिटीजन से शादी करी हो या ना करी हो, तो भी वो ले सकता है। 12 साल काउंट होंगे जब भी, जैसे आज मान लो वो अप्लाई कर रहा है भारत की सिटीजनशिप, अप्लाई कर रहा है सिटीजनशिप लेने के लिए, तो अप्लाई करने से पहले उसे देखेंगे कि लगातार कंटिन्यूसली 1 साल यानी कि 12 महीने तक वो इंडिया में रहा है क्या इससे पहले, ये देखेंगे। और बाकी का ये 1 साल तो हो गया, 12 महीने मतलब जब अप्लाई कर रहा है उससे 1 साल पहले तक कंटिन्यूसली रहा है। और 11 साल देखेंगे, मतलब 1 साल तो ये हो गया 12 महीने प्लस 11 साल, यानी कि टोटल 12 साल है। और ये 11 साल देखेंगे कि पिछले 14 साल में 11 साल रहा है या नहीं रहा, तब उसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग रजिस्टर कर देंगे और भारत की नागरिकता दे देंगे। तो एक चीज और है, पांचवा प्रोसेस, वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यानी कि मान लो अगर कोई भी, मान लो जमीन हमने किसी और देश की जमीन अपने इंडियन टेरिटरी में इनकॉर्पोरेट कर दी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि जैसे मान लो नेपाल का कुछ हिस्सा हम मान लो इंडिया में मिला दें, तो नेपाल में जो रह रहे थे पहले नागरिक नेपाल के थे, लेकिन अब वो इंडिया में मिला दिया तो ऑटोमेटिकली वो इंडिया के नागरिक हो जाएंगे, इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। तो ये भी पांचवा तरीका है, ये पांचवा तरीका है, ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। लेकिन मेजर तरीके इसलिए 4 माने जाते हैं क्योंकि अप्लाई कर रहा है सिटीजन लेने के लिए, मतलब सिटीजनशिप लेने के लिए कोई भी पर्सन अप्लाई कर रहा है, तो वो 4 तरीके ये हैं जो हमने पढ़े। अब हमारे इंडिया में सिटीजनशिप नागरिकता प्रूव करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है? देखो इंडिया में, देखो ऐसा कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है कि आप दिखाओ कि मैं भारत का नागरिक हूं, प्रूव हो जाए। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिक को ही, जो सिटीजन है उसको ही दिए जा सकते हैं। जैसे ये है पासपोर्ट, हमारा इंडिया का पासपोर्ट दिया जा सकता है, वोटर आईडी कार्ड, ये सिर्फ इंडिया के सिटीजनशिप को ही दिए जा सकते हैं। और गवर्नमेंट चाहे तो फिर भी टाइम टू टाइम वेरीफाई कर सकती है इन डॉक्यूमेंट को कि हाँ भाई साहब दिखाओ आप भारत के नागरिक हो, तभी आपने वोटर आईडी कार्ड बनाया या पासपोर्ट बनाया है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट सिर्फ इंडियन के सिटीजन को ही दिए जाते हैं, उनको ही इशू किए जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये कोई इंडिया की सिटीजनशिप का कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो ये देखो, मतलब नेशनल आईडी कार्ड, जब भी जो एनआरसी है ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये एक रजिस्टर है जिसमें भारत के नागरिकों को रजिस्टर किया जाता है कि हमारे भारत में कितने नागरिक हैं। तो इसके जरिए एक नेशनल आईडी कार्ड दिया जाता है जहां पे भी एनआरसी की जाती है। तो तभी टाइम टू टाइम देखो गवर्नमेंट ये मांगती है, जैसे असम में चलता रहता है एनआरसी का इशू, असम में, असम के लिए तैयार की गई थी ना एनआरसी, तो तभी वो नेशनल आईडी कार्ड मांगती है, क्योंकि एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है सिटीजनशिप का कोई भी हमारे इंडिया में। तो ये तो है इंडिया का लॉ या कानून, जो भी है इंडिया की सिटीजनशिप लेने का तरीका। और देखो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 6 से लेकर 11 तक इंडिया की सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है प्रोविजन, और उन प्रोविजन के जरिए ही ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट, मतलब सिटीजनशिप एक्ट जो ये बना है 1955 के, इस जो संविधान से पावर लेके बना है पार्लियामेंट ने, आर्टिकल 6 से लेके 11 तक। और इसके बाद ये देखो कई बार अमेंडमेंट हो चुका है इसका, 2003 में भी और 2019 में भी अमेंडमेंट हुआ है इसका, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अमेंडमेंट को अलग लेक्चर में, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अब यह पढ़ते हैं कि भारत की जो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, इसके जरिए कोई भारत की नागरिकता को कैसे लूज कर सकता है, मतलब कैसे खो सकता है। उसके कई तरीके हैं। एक है बाई रिनंसिएशन। अगर मान लो कोई नागरिक है भारत का, फुल एज का है, फुल एज का मतलब 18 साल से ऊपर का है, और अगर वो डिक्लेयर कर दे कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूं, तो वो उसकी भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। लेकिन ये डिक्लेरेशन वार के टाइम में नहीं होनी चाहिए। मान लो किसी का युद्ध हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, किसी और युद्ध हो रहा है, तो उस टाइम पे ये जो डिक्लेरेशन है रिनाउंसिएशन की, यानी कि भारत की नागरिकता छोड़ने की, वो नहीं मानी जाएगी। क्यों? देखो ऐसा हो सकता है किसी, मान लो किसी दूसरे देश से हमारा युद्ध हो रहा है, चाइना से या पाकिस्तान से, तो हो सकता है उस सिटीजन को हमारे भारत का नागरिक को पकड़ लिया हो और जबरदस्ती प्रेशर बना रहे हो कि आप भारत की नागरिकता छोड़िए, तो उस टाइम पे नहीं मानी जाएगी।
देखो इवन जो माइनर चिल्ड्रन हैं, माइनर चिल्ड्रन अगर मान लो किसी ने रिनंसिएट कर दी, माइनर चिल्ड्रन का मतलब जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, और उसके माता पिता ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, तो देखो वो ऑटोमेटिकली क्या है, वो भी लूज कर देंगे भारत की सिटीजनशिप। लेकिन जो चिल्ड्रन जब 18 साल का हो जाएगा तो वो भारत की जो नागरिकता है दोबारा से रिज्यूम कर सकता है। समझ रहे हो? जैसे मान लो ये ए बी है पर्सन, ये इनका बच्चा है सी, ये 18 साल से कम का है, इनके माता पिता ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, तो ऑटोमेटिकली इसकी भी चली जाएगी। लेकिन जब ये 18 साल का हो जाएगा तो तब ये चाहे तो भारत की नागरिकता को रिज्यूम कर सकता है, ले सकता है दोबारा से, इसके पास ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बाई टर्मिनेशन। इससे भी भारत की नागरिकता कैंसिल की जा सकती है, रद्द की जा सकती है। अगर कोई सिटीजन है इंडिया का, अगर वॉलेंटरी वो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ले, और कंट्री की नागरिकता ले ले अपनी मर्जी से वॉलंटरी, तो भी उसकी सिटीजनशिप मतलब लूज हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। लेकिन ये भी क्या है, वार के टाइम पे नहीं हो सकता, जब युद्ध चल रहा है किसी देश का हमारे देश से। नेक्स्ट आता है ऑप्शन डिप्राइवेशन, वंचित कर देना। कैसे? देखो इसमें क्या है, कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अनिवार्य कर देती है कि उसकी सिटीजनशिप को हम रद्द कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कौन कौन सी कंडीशन पे? अगर उसने मान लो बाई फ्रॉड इंडियन सिटीजनशिप ली है, मतलब उसने भारत की नागरिकता फ्रॉड तरीके से ली है, गलत तरीके से ली है, इलीगल तरीके से ली है। अगर ऐसा देखा गया कि उसने इंडिया की सिटीजनशिप ली है, लेकिन वो इंडिया के सिटीजनशिप को मतलब जो भारत का हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको तरफ लॉयल्टी नहीं दिखा रहा, डिसलॉयल्टी दिखा रहा है, मतलब उसकी इज्जत नहीं कर रहा, रेस्पेक्ट नहीं कर रहा भारत के संविधान की, तो भी किसी नागरिक की सिटीजनशिप को रद्द किया जा सकता है। या फिर उसने मान लो सिटीजनशिप अनलॉफुल तरीके से ली है, मतलब इलीगल तरीके से ली है, या वो मान लो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार वो किसी दुश्मन देश से इलीगल तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है और दुश्मन देश को सहायता कर रहा है, तो भी उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। या विद इन 5 ईयर मान लो अगर उसने नेचुरलाइजेशन से ली है, हमने प्रोसेस पढ़े थे ना, 4 प्रोसेस मेजर, रजिस्ट्रेशन से, बर्थ से और डिसेंट से, और एक था नेचुरलाइजेशन से, जो 12 साल में ली जाती है। तो अगर उसने मान लो कोई इंडिया की सिटीजनशिप ली किसी आदमी ने नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से, लेकिन अगर वो नेचुरलाइजेशन से लेने के बाद सिटीजनशिप विद इन 5 ईयर, 5 साल के अंदर अंदर अगर उसने ऐसा क्राइम कर दिया, अपराध कर दिया इंडिया में, और उसे 2 साल की सजा हो जाती है, कम से कम 2 साल की या 2 साल से ज़्यादा की, तो उसकी सिटीजनशिप को रद्द कर सकती है गवर्नमेंट। ये भी प्रोविजन है। नेक्स्ट आता है, देखो जो सिटीजन है हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर। अगर मान लो कोई 7 साल तक इंडिया से बाहर रहता है और इंडिया को इन्फॉर्म करे बिना, तो भी उसकी इंडिया की सिटीजनशिप को रद्द कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट। तो ये भी एक प्रोविजन है। तो यही था बस इस लेक्चर में।